नमस्कार। एसिक परिवार के आप सभी सदस्यों का द ऑफिसर्स लाइब्रेरी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम यहाँ अभी देख रहे हैं ईएसआई एक्ट से संबंधित चैप्टर्स। आज हम चैप्टर 4 में कंट्रीब्यूशन की चर्चा करेंगे। देखते हैं इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं। प्रत्येक सेक्शंस के इंपॉर्टेंट चीज़ों को यहाँ समाहित किया गया है ताकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल हो सके और आपके एग्जाम के क्वेश्चंस बन सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 4 में कंट्रीब्यूशन से रिलेटेड पहला सेक्शन है सेक्शन 38। सेक्शन 38 कहता है ऑल एम्प्लॉयज टू बी इंश्योर्ड। ऑल एम्प्लॉयज यानी किसके ऑल एम्प्लॉयज वो देखते हैं। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, ऑल एम्प्लॉयज इन द फैक्ट्रीज और एस्टेब्लिशमेंट विच इज एक्ट अप्लाइज शैल बी इंश्योर्ड इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय दिस एक्ट। यानी कि इस एक्ट के थ्रू यानी ईएसआई एक्ट के थ्रू जिस फैक्ट्री और एस्टेब्लिशमेंट को कवर किया गया है उसके सारे एम्प्लॉयज़ कवर किए जाने चाहिए। ऑल एम्प्लॉयज़ टू बी इंश्योर्ड, प्रत्येक एम्प्लॉय कवर करके इंश्योर्ड किए जाने चाहिए, यह 38 कहता है। सेक्शन 38 में इसकी चर्चा है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सेक्शन 39। सेक्शन 39 में कंट्रीब्यूशन की चर्चा है। सबसे पहले कंट्रीब्यूशन किसका होगा, तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन। जैसा कि आपको पता है एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय का परसेंटेज कितना है। एम्प्लॉयर 3.25% और एम्प्लॉय का 0.75%। इस तरह टोटल एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय को लेकर के 4% का कंट्रीब्यूशन अभी आता है। दूसरा, यह जो रेट डिसाइड किया गया है, रेट के बारे में एक्ट कहता है कि सेट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट तय करेगी कि किस रेट से कंट्रीब्यूशन पेमेंट किए जाने हैं। यह पहले 6.5% हुआ करता था, एट प्रेजेंट 4% है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। जो भी मैं बताऊंगा आज सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट को ही मैं कलेक्ट किया हूँ यहाँ पर, ताकि ये सिर्फ और सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अति कारगर हो सके। नेक्स्ट है वेज पीरियड। वेज पीरियड में क्या कहता है, बेसिक फॉर कैलकुलेशन, यानी किस बेसिस से कैलकुलेशन किया जाएगा कंट्रीब्यूशन का, ड्यू ऑन इट्स लास्ट डे। उनके वेज पीरियड में लास्ट डे को जितना ड्यू होगा वह वेज पीरियड का कैलकुलेशन उसके बेस से किया जाएगा। नेक्स्ट है डिलेड पेमेंट। यदि कोई एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन होगा उसका पेमेंट करने में डिले करता है, तो एम्प्लॉयर पेज 12% इंटरेस्ट पर एनम करके 12% इंटरेस्ट के साथ पेमेंट करना होता है। वो भी किससे, तो सिंपल इंटरेस्ट। आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि जो पेमेंट होता है इंटरेस्ट कितने परसेंट, 12% पर एनम है और सिंपल इंटरेस्ट से। नेक्स्ट है रिकवरी। क्या पेमेंट यदि नहीं किया जाता है तो उसके बाद में रिकवरी की जा सकती है, तो बिल्कुल की जा सकती है। अमाउंट्स रिकवरेबल एज एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू अंडर सेक्शन 45C to 45I, ये रिकवरी का है। नेक्स्ट इसमें और रिलेटेड आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है सेक्शन 40। सेक्शन 40 कहता है प्रिंसिपल एम्प्लॉयर टू पे कंट्रीब्यूशन इन द फर्स्ट इंस्टेंट। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि फर्स्ट इंस्टेंस में कंट्रीब्यूशन पेमेंट की जिम्मेदारी किसको दी गई है, तो ये प्रिंसिपल एम्प्लॉयर इसका सही उत्तर है। यह क्वेश्चन पूछा गया है। देखते हैं आगे इस चैप्टर में क्या है। प्रिंसिपल एम्प्लॉयर पीई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉयर खुद का और एम्प्लॉय का दोनों डिडक्ट करके पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को दी गई है। यह क्वेश्चन सेक्शन 40 में बताया गया। दूसरा, नो रिकवरी ऑफ एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द एम्प्लॉयज वेजेज, यानी कोई एम्प्लॉयर को जो पेमेंट करना है तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन यानी कि 3.25% वह कभी भी एम्प्लॉय के सैलरी से डिडक्ट नहीं किया जाएगा। एम्प्लॉय से कभी भी रिकवर नहीं किया जाएगा, वो एम्प्लॉयर को ही पेमेंट करना होगा। यह कहता है सेक्शन 40। नेक्स्ट है हेल्ड इन ट्रस्ट। डिडक्टेड अमाउंट्स, जो डिडक्टेड अमाउंट है यानी जो एम्प्लॉय के शेयर से जो डिडक्ट किए गए हैं, आर डीम्ड इंटरेस्टेड टू द एम्प्लॉयर फॉर पेमेंट। एम्प्लॉयर उसके लिए पेमेंट करेगा, जो डिडक्टेड अमाउंट है उसका पेमेंट एम्प्लॉयर करेगा। नेक्स्ट है रेमिटेंस कॉस्ट। जो डिडक्टेड अमाउंट यानी कंट्रीब्यूशन का जो पेमेंट करना होगा, रेमिट करने में जो भी कॉस्ट आएंगे, लागत आएंगे, वो पीई कवर द कॉस्ट। पी मतलब प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। प्रिंसिपल एम्प्लॉयर जो है उस कॉस्ट को बेयर करेगा, यानी वो कॉस्ट प्रिंसिपल एम्प्लॉयर अपने तरफ से करेगा। यह था सेक्शन 40। नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन 41 क्या कहता है। सेक्शन 41 कहता है रिकवरी ऑफ कंट्रीब्यूशन फ्रॉम इमीडिएट एम्प्लॉयर।
यहाँ दो चीज़ें हैं कि इमीडिएट एम्प्लॉयर और प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। तो हमें समझना होगा कि प्रिंसिपल एम्प्लॉयर कौन होता है और इमीडिएट एम्प्लॉयर कौन होता है। चलते हैं पहले इमीडिएट और प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के बारे में चर्चा कर लेते हैं, फिर यहाँ लौटेंगे हम। ये देखते हैं, सरल शब्द में हम समझते हैं, सिंपल फॉर्म में। प्रिंसिपल एम्प्लॉयर कौन होगा? किसी फैक्ट्री, प्रतिष्ठान, संस्थान का मालिक या प्रबंधक। जो किसी कंपनी या फैक्ट्री का मालिक होता है वह प्रिंसिपल एम्प्लॉयर कहा जाता है। अब इमीडिएट एम्प्लॉयर कौन होता है? इमीडिएट एम्प्लॉयर वो होता है जो कर्मचारियों को सीधे काम पर लगाता है, लेकिन ये कर्मचारी प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के कार्यों के लिए काम करते हैं। अब इसको उदाहरण किससे समझते हैं। एक फैक्ट्री ने सफाई का काम एक कॉन्ट्रैक्ट को दिया, यानी ठेकेदार को दे दिया। एक फैक्ट्री के मालिक ने किसी कॉन्ट्रैक्टर को ढूंढा, उस कॉन्ट्रैक्टर को बोला कि तुम मेरा ये काम करवा दो, ठीक है। अब ठेकेदार क्या करेगा? कहीं से एम्प्लॉय को ढूंढ के लाएगा और उसका काम करवा देगा। ठेकेदार ने सफाई कर्मियों को काम पर रखा। यहाँ दो हो गए, एक प्रिंसिपल एम्प्लॉयर जो कंपनी और फैक्ट्री का मालिक था, वह किसी एक कॉन्ट्रैक्टर को चुनता है। कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है? अब किसी आईपीज यानी किसी न किसी वर्कर को चुनता है। तो जो इसको चुन के लाया यानी कॉन्ट्रैक्टर, वो कहा जाएगा इमीडिएट एम्प्लॉयर, और प्रिंसिपल एम्प्लॉयर जो मालिक था वो था। यहाँ इस केस में एक फैक्ट्री ने जो कॉन्ट्रैक्ट दिया है कॉन्ट्रैक्टर को, कॉन्ट्रैक्टर ने सफाई कर्मी को काम पर रखा। तीन लोग इसमें इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है। तो यहाँ फैक्ट्री का मालिक जो है प्रिंसिपल एम्प्लॉयर कहलाएगा, ठेकेदार इमीडिएट एम्प्लॉयर कहलाएगा, और सफाई कर्मी ठेकेदार के कर्मचारी माने जाएंगे। सफाई कर्मी जो होंगे ठेकेदार के कर्मचारी माने जाएंगे, क्योंकि वही ढूंढ के लाया उसको। लेकिन ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ ये है कि ESIC के तहत वे प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी में भी आएंगे, यानी जो एम्प्लॉयज आएंगे उसके कंट्रीब्यूशन पेमेंट हुए या नहीं हुए, यह जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ लाने वाले कॉन्ट्रैक्टर की नहीं बल्कि प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की भी होगी। तो यहाँ से हम सही शब्दों में समझ गए कि प्रिंसिपल एम्प्लॉयर इमीडिएट एम्प्लॉयर में क्या डिफरेंस होता है। अब हम लौटते हैं अपने सेक्शन 41 पे। सेक्शन 41 कहता था रिकवरी ऑफ कंट्रीब्यूशन फ्रॉम इमीडिएट एम्प्लॉयर। रिकवरी में क्या है? प्रिंसिपल एम्प्लॉयर कैन रिकवर कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द इमीडिएट एम्प्लॉयर, यानी जो कॉन्ट्रैक्टर था किसी को ढूंढ के लाता था, यदि वो उसका पेमेंट नहीं करता है तो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर उससे रिकवरी कर सकता है। किससे? इमीडिएट एम्प्लॉयर से, कि तुम पैसा दो ESIC का, वाया डिडक्शंस और एज डेप्ट। नेक्स्ट है रजिस्टर। इमीडिएट एम्प्लॉयर मस्ट प्रोवाइड एन एम्प्लॉय रजिस्टर बिफोर पेमेंट, यानी कोई कॉन्ट्रैक्टर किसी को काम पर रखता है तो उसके बारे में सारा डिटेल्स उसे रजिस्टर में मेंटेन करने होते हैं। नेक्स्ट है एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन। इमीडिएट एम्प्लॉयर डिडक्ट्स इट फ्रॉम वेजेज ओनली एज पर रूल, यानी इमीडिएट एम्प्लॉयर उसके सैलरी से वेज डिडक्ट करेगा सिर्फ और सिर्फ रूल के अकॉर्डिंग। ये था हमारा सेक्शन 41। अब हम देखते हैं सेक्शन 42 के इंपॉर्टेंट पॉइंट को। सेक्शन 42 कहता है जनरल प्रोविजंस एज टू पेमेंट ऑफ कंट्रीब्यूशन। जनरल प्रोविजंस क्या क्या है कंट्रीब्यूशन के पेमेंट के लेकर के। पहला है एग्जेम्पशन, नो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन इज रिक्वायर्ड, यानी एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड नहीं होगा। कब? इफ देयर एवरेज डेली वेजेज ड्यूरिंग अ वेज पीरियड आर बिलो द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट, यानी एक लिमिट प्रिस्क्राइब किया गया है, वह है ₹176। यदि कोई आदमी, कोई वर्कर ₹176 से कम अर्न करता है पर डे, यानी डेली, तो उसे अपने कंट्रीब्यूशन देने की छूट दी गई है। वो अपना कंट्रीब्यूशन पेमेंट नहीं करेगा। कितना? 0.75% का योगदान इसे नहीं देना, परंतु इसके लिए जो इसके एम्प्लॉयर होंगे उनका शेयर जरूर जाएगा। तो उसे एग्जेम्प्ट दिया गया है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी गया है, असिस्टेंट केडर में भी पूछा गया है, SSO में भी पूछा गया है कि एवरेज डेली वेजेज कितने हैं जहाँ पर एग्जेम्पशन होता है, तो ₹176, एक ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि एग्जेम्प्टेड एम्प्लॉय कौन होंगे, तो जिनका डेली वेजेज 176 से कम होंगे वो एग्जेम्प्टेड एम्प्लॉय होंगे। इसका किस चैप्टर में है? तो चैप्टर 4 में है। इसका किस सेक्शन में है? तो सेक्शन 42 है। तो इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन आपको पता है एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। और एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन के बाद क्या है? पेबल फॉर ईच वेज पीरियड वेयर वेजेज आर ड्यू फुल्ली और पार्शियली। नेक्स्ट था सेक्शन 43। यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था इसलिए इसका डिटेल नहीं दिया गया है। मेथड ऑफ पेमेंट ऑफ कंट्रीब्यूशन। पेमेंट ऑफ कंट्रीब्यूशन के मेथड कैसे कैसे है
तो अभी तो ऑनलाइन सिस्टम है, ऑनलाइन से पेमेंट किया जाता है, इस पर बहुत ज़्यादा डिटेल की जरूरत नहीं थी। नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन 44। सेक्शन 44 कहता है कि एम्प्लॉयर्स टू फर्निश रिटर्न एंड मेंटेन रजिस्टर इन सर्टेन केसेस, यानी जो एम्प्लॉयर होगा अपने पास एक तो मेंटेन करेगा रिकॉर्ड और दूसरा रिटर्न्स को प्रोवाइड करेगा। रिटर्न्स के बारे में है, एम्प्लॉयर्स मस्ट सबमिट स्पेसिफिक रिटर्न ऑन एम्प्लॉयज एंड एस्टेब्लिशमेंट टू द कॉर्पोरेशन, कॉर्पोरेशन को उसे सबमिट करना होता है रिटर्न। नेक्स्ट है मिसिंग रिटर्न्स, द कॉर्पोरेशन कैन डिमांड नेसेसरी डिटेल्स इफ रिटर्न्स आर नॉट सबमिटेड। यदि एम्प्लॉयर रिटर्न हमारे पास सबमिट नहीं करता है तो हम उससे कुछ डिमांड कर सकते हैं, किस चीज का? नेसेसरी डिटेल्स, जो कि यह साबित करे कि रिटर्न्स उसका सही है। नेक्स्ट रजिस्टर्स, एम्प्लॉयर्स मस्ट मेंटेन प्रिस्क्राइब्ड रिकॉर्ड फॉर देयर एस्टेब्लिशमेंट, कुछ कुछ रिकॉर्ड उससे मेंटेन करने होते हैं, रजिस्टर मेंटेन करने होते हैं, जैसे 32 रजिस्टर 32 होता है, एक्सीडेंट से रिलेटेड कुछ कुछ ऐसे हैं, लीव रजिस्टर, इन सारे चीज़ों को रजिस्टर मेंटेन करना होता है। और जब भी ESI कॉर्पोरेशन के जो इंस्पेक्टर्स होते हैं विजिट करते हैं तो उन्हें मांगे जाने पर उन्हें प्रोड्यूस करना होता है। ये था 44। नेक्स्ट सेक्शन 45 कहता है, सेक्शन 45 में इंस्पेक्टर यानी SSO के फंक्शन एंड ड्यूटीज की बात कही गई है। यहाँ पहला है अपॉइंटमेंट, द कॉर्पोरेशन में अपॉइंट, कॉर्पोरेशन अपॉइंट करेगी किसे? SSO को। सबसे पहला ये है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं SSO में कि SSO के फंक्शन एंड ड्यूटीज किस सेक्शन में दिए गए हैं, तो सेक्शन 45 चैप्टर, तो चैप्टर 4। नेक्स्ट पावर्स, SSO यानी इंस्पेक्टर के क्या क्या पावर्स होते हैं। कुछ पावर्स इसमें मैंने पॉइंट आउट किया है जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंस्पेक्टर कैन, क्या कैन? रिक्वेस्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉयर से कुछ इन्फॉर्मेशन मांग सकता है SSO उसके विजिट करके। दूसरा इंटर प्रीमाइसेस, यानी उसके प्रीमाइसेस में आप इंटर कर सकते हो। नेक्स्ट एग्जामाइन रिकॉर्ड्स रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट एंड वेजेस, वेज और एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड उसके रिकॉर्ड्स जो है आप एग्जामाइन कर सकते हो, उसके प्रीमाइसेस में जा करके इन्फॉर्मेशन मांग करके, और आप उस रिकॉर्ड को वेरीफाई कर सकते हो, एग्जामिन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकते हो एम्प्लॉयर्स, एजेंट और एम्प्लॉयज से, उसके बारे में डिटेल्स जानकारी के लिए आप उससे क्वेश्चन पूछ सकते हो। नेक्स्ट कॉपी और एक्सट्रैक्ट, जो भी उसके रिकॉर्ड्स होंगे उसके आप कॉपी मंगवा सकते हो, एक्सट्रैक्ट लिख सकते हो रिकॉर्ड्स के। नेक्स्ट SSO के ड्यूटीज क्या है? टास्क ऑथोराइज्ड बाय द कॉर्पोरेशन और रेगुलेशन, कॉर्पोरेशन अपने रेगुलेशंस के माध्यम से जो भी टास्क उन्हें ऑथोराइज करेगी वही SSO के ड्यूटीज होंगे। तो ये सेक्शन 45 काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, खासकर SSO कैडर के लिए और असिस्टेंट कैडर के लिए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 45A। 45A एक ऑर्डर होता है, ये आपको पता है। डिटर्मिनेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन इन सर्टेन केसेस, कुछ केस में कंट्रीब्यूशन डिटरमाइन करने के लिए। देखते हैं डिटर्मिनेशन कैसे होता है। इफ एम्प्लॉयर्स फेल टू सबमिट और मेंटेन रिकॉर्ड्स और ऑब्स्ट्रक्ट इंस्पेक्टर्स, जब एम्प्लॉयर अपना कंट्रीब्यूशन पेमेंट नहीं करता है, रिकॉर्ड प्रोड्यूस नहीं करता है और हमारे इंस्पेक्टर को ऑब्स्ट्रक्ट करता है, वहाँ मना करता है, रिकॉर्ड्स नहीं दिखाता है, ऐसे कंडीशन में द कॉर्पोरेशन कैन डिटरमाइन कंट्रीब्यूशंस बेस्ड ऑन अवेलेबल इन्फॉर्मेशन, कॉर्पोरेशन के पास जो भी पहले से इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होंगे उसके आधार पर यह प्रज्यूम कर सकता है कि कंट्रीब्यूशन कितना बाकी है, यह 45A ऑर्डर कहता है। दूसरा अपॉर्चुनिटी टू बी हियर्ड, यस ये इंपॉर्टेंट है। 45A ऑर्डर के टाइम में एम्प्लॉयर मस्ट बी गिवन अ चांस टू प्रेजेंट देयर केस बिफोर एन ऑर्डर इज पास्ड। 45A ऑर्डर पास होने से पहले इसके हियरिंग होते हैं, जो कि RO और SRO में के जो एम्प्लॉयज़ होंगे उनको पता होगा बेटर, क्योंकि 45A ऑर्डर इशू होने से पहले एम्प्लॉयर को प्रॉपर उन्हें अपॉर्चुनिटी दिया जाता है कि आप अपने रिकॉर्ड्स को लेकर आओ, आप रिकॉर्ड्स को दिखाकर आप बताओ कि एक्चुअल अमाउंट कितने हैं। दूसरा प्रूफ एंड रिकवरी, द ऑर्डर सर्व्स एज प्रूफ फॉर क्लेम एंड इनेबल्स रिकवरी ऑफ द अमाउंट एज एरियर्स और थ्रू प्रिस्क्राइब्ड मेथड्स, जो भी हमारे पास प्रिस्क्राइब्ड मेथड्स हैं उन मेथड से उसके प्रूफ हो जाने पर हम रिकवरी कर सकते हैं। ये 45A इंपॉर्टेंट था। इसके बारे में और भी डिटेल्स हैं जो कि बाद में हम देखेंगे और रेगुलेशंस के टाइम में इसके बारे में और भी चर्चा करेंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं 45B। 45B का आता है रिकवरी ऑफ कंट्रीब्यूशन, जब पेमेंट ऑफ कंट्रीब्यूशन नहीं किया जाता है तो ऐसे केसेस में C19 ऑर्डर इशू होते हैं और वो रिकवरी नोटिस होता है, तो रिकवरी करने का भी प्रावधान है। एनी कंट्रीब्यूशन पेएबल अंडर दिस एक्ट
मे बी रिकवर्ड एज एन एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू। कुछ रूल्स होते हैं लैंड रेवेन्यू के और इनकम टैक्स एक्ट के, वहाँ से अपने एक्ट के अकॉर्डिंग उसे थोड़ा सा फेरबदल करके रिकवरी प्रोसीजर उसी टाइप का होता है हमारे यहाँ ESIC में। नेक्स्ट है 45C। 45C कहता है इशू ऑफ सर्टिफिकेट टू द रिकवरी ऑफिसर। हमारे यहाँ रिकवरी ऑफिसर्स होते हैं, उनको यहाँ के ऑथराइज ऑफिसर नोटिस देते हैं कि आप लो और ये रिकवरी नोटिस है, जा करके रिकवर करो। उसके बारे में चर्चा करते हैं 45C। सर्टिफिकेट इशुएंस, एन ऑथोराइज ऑफिसर ऑफ ESIC मे इशू अ सर्टिफिकेट टू द रिकवरी ऑफिसर। यानी जो हमारे डिपार्टमेंट के ऑथोराइज ऑफिसर हैं वो रिकवरी ऑफिसर को एक नोटिस दे सकते हैं रिकवरी का। दूसरा, रिकवरी मेथड्स क्या क्या होंगे। रिकवरी मेथड्स में पहला आता है अटैचमेंट एंड सेल प्रॉपर्टी। जो कंपनी के प्रॉपर्टी है उसको हम अटैचमेंट कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं। दूसरा, अरेस्ट एंड डिटेंशन ऑफ द एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर को अरेस्ट या डिटेंशन में भेजा जा सकता है। दूसरा, अपॉइंटमेंट ऑफ अ रिसीवर फॉर मैनेजिंग प्रॉपर्टीज। उसके प्रॉपर्टी को यानी कंपनी को, फैक्ट्री को मैनेज करने के लिए हम एक रिसीवर अपॉइंट कर सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है रिकवरी के मेथड्स हैं। नेक्स्ट है प्रायोरिटी। रिकवरी स्टार्ट विथ फैक्ट्री और इस्टेब्लिशमेंट। सबसे पहले हम रिकवरी स्टार्ट करना होगा तो हम उसके फैक्ट्री और इस्टेब्लिशमेंट से स्टार्ट करेंगे, बाद में प्रॉपर्टी में भी। दूसरा, एम्प्लॉयर्स प्रॉपर्टी इज टारगेटेड इफ नीडेड। यदि जरूरत पड़ी तो हम एम्प्लॉयर के प्रॉपर्टी, पर्सनल प्रॉपर्टी, उसके घर को भी हम सील कर सकते हैं, बशर्ते कि पहले प्रायोरिटी में स्टार्ट हम फैक्ट्री से करेंगे। यह 45C बताता है। नेक्स्ट है 45D। सेक्शन 45D कहता है रिकवरी ऑफिसर टू होम सर्टिफिकेट इज टू बी फॉरवर्डेड। कि रिकवरी का नोटिस जो होगा वह किस रिकवरी ऑफिसर को दिया जाएगा, तो ज्यूरिडिक्शन की बात आती है। द ऑथराइज ऑफिसर सेंड्स द रिकवरी सर्टिफिकेट टू रिकवरी ऑफिसर कंसर्न। यानी जिसके ज्यूरिडिक्शन में, जिसको जो एरिया प्रोवाइड किया गया रिकवरी ऑफिसर को, उसके ज्यूरिडिक्शन का नोटिस उसी रिकवरी ऑफिसर को दिए जाएंगे। दूसरा, यदि किसी वन और मोर, कहीं ऐसा होगा कि किसी एम्प्लॉयर का फैक्ट्री एक से अधिक स्थानों पर है और वह किसी दो रिकवरी ऑफिसर के ज्यूरिडिक्शन में आता है, तो एक रिकवरी ऑफिसर दूसरे रिकवरी ऑफिसर को नोटिस या नोटिस की कॉपी भेज करके रिकवरी के लिए बोल सकता है। नेक्स्ट है मल्टीपल ज्यूरिडिक्शन, जिसकी बात अभी मैंने की। द रिकवरी ऑफिसर कैन फॉरवर्ड द सर्टिफिकेट टू अनदर रिकवरी ऑफिसर, जो किसी और के ज्यूरिडिक्शन में भी आते रहेंगे उनका। ये था हमारा सेक्शन 45D। नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन 45E। वैलिडिटी ऑफ सर्टिफिकेट एंड अमेंडमेंट देयरऑफ। क्या है सर्टिफिकेट फाइनलिटी। एम्प्लॉयर कैन नॉट डिस्प्यूट द अमाउंट और रेज ऑब्जेक्शन बिफोर द रिकवरी ऑफिसर वंस अ सर्टिफिकेट इज इशूड। इसका मतलब कि जैसा कि हमने पहले देखा 45A में, 45A इशू करने से पहले उसे प्रॉपर टाइम दिया जाता है अपने केस को रिप्रेजेंट करने के लिए, कि वो डिस्प्यूट कर सकता है कि ये अमाउंट गलत है या ये अमाउंट हमारे एक्चुअल अमाउंट से अधिक है। यदि एक बार वो रिप्रेजेंट करने का मौका खो देता है, बाद में उसके पास अपील की वैसे गुंजाइश तो होती है, बट रिकवरी नोटिस इशू हो जाने के बाद कभी भी रिकवरी ऑफिसर के सामने वो ऑब्जेक्शन रेज नहीं कर सकता है। यह है सर्टिफिकेट फाइनलिटी। नेक्स्ट है करेक्शंस। द ऑथराइज ऑफिसर कैन विड्रॉ, करेक्ट और अमेंड द सर्टिफिकेट। एक बार यदि रिकवरी ऑफिसर नोटिस इशू हो जाता है तो ऑथराइज ऑफिसर उससे विड्रॉ कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं या अमेंड भी कर सकते हैं। एंड मस्ट नोटिफाई द रिकवरी ऑफिसर ऑफ सच चेंजेस। जो भी चेंजेस होंगे वो ऑथराइज ऑफिसर रिकवरी ऑफिसर को जरूर सूचित करेंगे। यह 45E बोलता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 45F। 45F कहता है स्टे ऑफ प्रोसीडिंग अंडर सर्टिफिकेट एंड अमेंडमेंट और विड्रॉ देयरऑफ। जैसा कि हमने पहले देखा कि विड्रॉ किया जा सकता है, करेक्ट किया जा सकता है, अमेंड किया जा सकता है। तो यदि वैसा कुछ होता है तो यह इन्फॉर्म किया जाएगा किसे, कंसर्न रिकवरी ऑफिसर को। स्टे ऑफ रिकवरी, यदि रिकवरी पर स्टे आ जाता है तो ऑथराइज ऑफिसर में ग्रांट टाइम, एम्प्लॉयर को कुछ टाइम दिया जा सकता है ऑथराइज ऑफिसर के द्वारा स्टे आने की कंडीशन में। नेक्स्ट है अपडेट्स टू रिकवरी ऑफिसर, एनी पेमेंट्स और एक्सटेंशन ग्रांटेड। यदि कोई पेमेंट किए जाते हैं या एक्सटेंशन दिए जाते हैं तो तुरंत ऑथराइज ऑफिसर रिकवरी ऑफिसर को बता देगा, सूचित कर देगा कि इस केस में रिकवरी का कुछ अपडेट्स है। नेक्स्ट है अपील। रिकवरी इज स्टेड फॉर अमाउंट्स रिड्यूस्ड ड्यू टू अपील और प्रोसीडिंग अंटिल दे आर रिजॉल्व्ड। नेक्स्ट है अमेंडमेंट विड्रॉल।
अमेंडमेंट या विड्रॉल क्या होता है? इफ द डिमांड इज रिड्यूस्ड आफ्टर अ फाइनल ऑर्डर इन अपील और प्रोसीडिंग, यदि प्रोसीडिंग में या अपील में यदि अमाउंट रिड्यूस हो गया है, डिमांड का जो अमाउंट होगा रिड्यूस हो गया है, तो वो अमेंडमेंट या विड्रॉल भी किया जा सकता है। ऐसा है 45F से। नेक्स्ट है सेक्शन 45G। सेक्शन 45G कहता है अदर मोड्स ऑफ रिकवरी। रिकवरी के अदर मोड्स क्या क्या है, तरीके क्या क्या है? द डायरेक्टर जनरल DG, डायरेक्टर जनरल कैन डायरेक्ट डेटर्स टू डिडक्ट एंड पे एरियर्स टू द कॉर्पोरेशन। यदि कंपनी का कुछ पैसा किसी दूसरे के पास बाकी है, जैसे LIC वगैरह या कंपनीज हैं कोई कहीं कहीं जहाँ इन्वेस्ट किया रहता है कंपनी ने, तो हम डायरेक्ट कंपनी को बोल सकते हैं, डायरेक्टर जनरल उससे बोल सकती है कि तुम कंपनी को पेमेंट नहीं करके तुम ESIC को पेमेंट करो। तो ये पॉइंट वहाँ से है। दूसरा नोटिसेज, नोटिसेज कैन बी इश्यूड टू दोज होल्डिंग मनी। जो भी उस कंपनी का पैसा रोक के रखा हुआ है उसे नोटिस इशू कर सकते हैं कि तुम पैसा डायरेक्ट ESIC को दे दो। नेक्स्ट है क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस। फॉल्स ऑब्जेक्शंस में लीड टू पेनल्टीज, यानी कोई फॉल्स स्टेटमेंट यदि दिए जाते हैं तो पेनल्टीज उसके ऊपर लगाए जाएंगे। दूसरा लिएबिलिटीज, पर्सन पेइंग एरियर्स इज डिस्चार्ज फ्रॉम लिएबिलिटी टू द एम्प्लॉयर। नेक्स्ट है कोर्ट एप्लीकेशंस, द डायरेक्टर जनरल कैन अप्लाई टू द कोर्ट टू रिकवर मनी। रिकवरी के लिए डायरेक्टर जनरल कोर्ट में अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट डिस्टेंट, द DG कैन रिकवर एरियर्स एंड सेल ऑफ प्रॉपर्टी अंडर इनकम टैक्स एक्ट प्रोसीजर्स। इनकम टैक्स एक्ट के जो प्रोसीजर है सेम प्रोसीजर ESIC को भी CSIC में अपनाया गया है, तो यह DG कैन रिकवर एरियर्स एंड सेल ऑफ प्रॉपर्टी, ये पावर भी है। नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन 45H, एप्लीकेशन ऑफ सर्टेन प्रोविजंस ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स प्रोविजन अप्लाइड, यानी आपको जैसे पिछले स्लाइड में मैंने बताया, ये इनकम टैक्स जो का प्रोविजन कुछ एक्ट में जो दिए गए हैं वह ESIC सेम टू सेम कॉपी करती है और ESIC पर वो लागू होता है। फॉर रिकवरी ऑफ एरियर्स ऑफ कंट्रीब्यूशंस, इंटरेस्ट, डैमेजेस अंडर दिस एक्ट विथ नेसेसरी मॉडिफिकेशंस। नेक्स्ट ये लास्ट है 45I, उसमें डेफिनेशंस दिए गए हैं। ऑथराइज ऑफिसर कौन होंगे, रिकवरी ऑफिसर कौन होंगे? तो ऑथराइज ऑफिसर में DG यानी डायरेक्टर जनरल, IC इंश्योरेंस कमिश्नर, RD यानी रीजनल डायरेक्टर, और एनी अदर ऑफिसर ऑथराइज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, इसको ऑथराइज ऑफिसर बोला जाता है। दूसरा रिकवरी ऑफिसर में ऑफिसर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और द कॉर्पोरेशन, इन तीनों में से ऑथराइज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट इन तीनों में से जिसको भी ऑथराइज करेंगे रिकवरी के लिए वो रिकवरी ऑफिसर होंगे, और ऑथराइज ऑफिसर कौन होंगे। ये सारे डिफिनीशन थे यहाँ से। तो ये था हमारा चैप्टर 4 कंट्रीब्यूशन से रिलेटेड। एक दो बार आप इस वीडियो को देखेंगे तो मुझे विश्वास है आप इससे कॉमन चीज़ें निकाल पाएंगे। यह मटेरियल लगभग 40 से 50 पेज का होता है, परंतु यहाँ आपके सामने शॉर्टकट में दिया गया है और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ों को ही सिर्फ इसमें याद दिया गया है। 2 से 3 बार आप देख लेंगे, आपके एग्जाम में यहाँ से 2-3 क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में। थैंक यू।